बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, सुबह 3:50 पर दहरकी के करीब एक अफसोसनाक हादसा पेश आया। सर सैयद एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस आपस में टकराई, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 50 के करीब अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। अभी भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। आर्मी की टीम्स भी इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रही हैं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि सुबह तक ये बहाली का काम जारी रहेगा। ट्रैक भी अभी तक बहाल नहीं हुआ, अभी तक सारे ज़ख्मी भी रेस्क्यू नहीं किए गए और ट्रैक से अभी भी मलबा हटाने का काम जारी है। इस वक्त हैवी मशीनरी वहाँ पर चल रही है। बात यह है कि ये हादसा किसकी गफलत से पेश आया। रेलवे के अंदर कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर ये कहा जाए कि कुछ दिनों पहले डीएसए रेलवे जो है, जिनका ताल्लुक सखर से है, वो सीईओ रेलवे को एक खत लिखते हैं जिसके अंदर ये लिखा गया कि इस पैच के अंदर बहुत सा रेलवे ट्रैक ऐसा है जो खराब हो चुका है, जिसकी मरम्मत होने वाली है। हम दहाइयों से ये देखते आए हैं कि जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो क्रैक आ जाते हैं और रेलवे ट्रैक भी टूट जाता है, लेकिन उस पर भी कोई काम नहीं किया गया। एक ज़ख्मी शाहिद का ये कहना है कि जो उस वक्त मौके पर मौजूद था, उसका ये कहना था कि जब कैंट स्टेशन से ट्रेन चली उस वक्त ये बात हो रही थी कि ये जिस औजार से, ये जिस आले से ये जोड़ी जाती है, वो आला ख़राब है। उसकी मुरम्मत करने के बाद उसे रवाना कर दिया गया। अब मेंटेनेंस डिपार्टमेंट डालेगा ट्रैफिक पे, ट्रैफिक वाले सिविल पे, सिविल वाले किसी दूसरे पे। देखना यह है कि कुर्बानी का बकरा किसे बनाया जाता है। अब ये किस पर शामत आती है। हर जानिब से इस्तीफे के मुतालबे भी हो रहे हैं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तब उन्होंने भी इस्तीफे का मुतालबा किया था। अब ये ऊंट किस करवट बैठेगा और आखिर गलती थी किसकी। राना साहब की तरफ रुजू करते हैं। राना साहब, अगर हम माजी में होने वाले ट्रेन हादसा देखें, इंक्वायरीज देखें, तो जो अफसरान थे वो या तो 11वें ग्रेड के, 12वें के, 14वें के, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अभी तक कुर्बानी किसी बड़े की नहीं हुई, किसी वजीर का इस्तीफा नहीं हुआ किसी बड़े हादसे पे। ये बनेगा क्या, इसकी बहाली किस तरीके की होगी और आज के हादसे की गलती किसके सर पे जाती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, आज का दिन पूरी कौम के लिए बड़े गम का दिन है। पूरी कौम आज इस दिन को याद रखेगी कि इस दिन एक ऐसा ट्रेन हादसा हुआ जिसमें 50 के करीब लोग अपनी जान की बाजी हार गए अब तक। और इस हादसे पे सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सियासत हो रही, कोई और चीज़ नहीं हो रही। आपने किसी हुकूमती शख्सियत, किसी अपोजिशन लीडर, किसी सरकारी अफसर, किसी साबिक वज़ीर, कोई मौजूदा वज़ीर, किसी एक के चेहरे पे मलामत, अफसोस, दुख, कोई चीज़ देखी है? किसी के एक का चेहरा ऐसा कि जिससे वो कहे वाकई आज दुख का दिन है, वाकई आज हमें कब सबको मिलकर इस पे सोचना चाहिए, एक एजेंडे पे सोचना चाहिए कि ये ट्रेन हादसे किस तरह ख़त्म हो सकते हैं, किस तरह जानें बचाई जा सकती हैं, किस तरीके से इसके जो ज़िम्मेदारान उनको तयन किया जा सकता है। किसी एक ने नहीं कहा। बुलावल साहब ने ज़रूर कहा कि आज गम का दिन है, इसी पे बहस करो। क्या उसी पे बहस हुई? बुलावल साहब कुछ कह रहे हैं, सईद गनी साहब उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है। आज इस ट्रैफिक हादसे पे, ट्रैफिक हादसा है ना, ट्रेन का हादसा बहुत बड़ा हादसा है। इस हादसे पे ये ज़रूर हुआ है कि अपोजिशन को एक और मौका मिल गया और हुकूमती ज़िम्मेदारान को भी मौका मिल गया कि किस तरीके से बाकी चीज़ों से तवज्जो हटाएं और इसी पे सब करें। कितने लोग वहाँ पहुँचे हैं इमदादी कामों के लिए, कितनी सियासी जमातों के ऐसे विंग जिन्हें हिदमतकार विंग कहते हैं, जिन्हें हिदमत हलक का विंग कहते हैं, जिन्हें दूसरे विंग कहते हैं, वो आप वहाँ पे पहुँचे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने ज़ख्मियों के लिए खून का अतिया देने गए हैं सियासी जमातों से। सिर्फ सियासत हो रही है। अब मैं आपको बिल्कुल संजीदा एक चीज़ और आपको एक्सक्लूसिव चीज़ बता दूँ। आज बड़ा गौर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास चंद अहम उनके करीबी अफराद ने बैठ के कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपके दौरे हुकूमत में जो बड़े हादसे हुए हैं उसमें एक ये भी बड़ा हादसा है। इसमें कोई सिलेंडर ब्लास्ट नहीं हुआ, इसमें कोई चूल्हा नहीं जला, गैस का सिलेंडर लीक नहीं हुआ, ये बाकायदा एक टेक्निकल प्रॉब्लम आई है। और इसमें इस दफ़ा अगर आप एक्शन लेके वाकई ज़िम्मेदारान को सज़ा देते हैं और वाकई कोई बड़ा इस्तीफ़ा लेते हैं, यासर मैं ये बात कह रहा हूँ, वो बड़ा इस्तीफ़ा सेक्रेटरी रेलवे का हो सकता है, पार्लिमानी सेक्रेटरी का हो सकता है, वज़ीर का हो सकता है, रेलवे के किसी आला अफसर का हो सकता है, कोई जबरन सज़ा दी जा सकती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, आज ये
गौर हो रहा है कि अब ये 7वें 8वें 9वें 10वें 11वें 12वें या 13वें ग्रेड के अफसर पे या मुलाजिम पे नहीं डाला जाएगा। आपको पता है कि बाकायदा इस ट्रैक के हवाले से 13 नोटिस जारी हुए हैं, 13 नोटिस जारी हैं। हालिया नोटिस तो एक हफ्ता पहले ही, ये तो एक उससे पहले भी। और क्या नहीं पता इनको कि इस ट्रैक पे क्या हो सकता है? क्या गर्मी की जो लहर आई है, क्या इसका मतलब इनको इल्म नहीं था? क्या इस ट्रेन की सूरत हाल या उस ट्रैक की सूरत हाल के मतलब इल्म नहीं था? सब कुछ था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस हादसे पे सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टीम इंक्वायरी नहीं कर रही, 2 अहमदारों की टीमें भी इंक्वायरी कर रही हैं। राना साहब, वो एनी शाहिद ने जो कहा कि जब कैंट स्टेशन से जब ट्रेन चली तो क्लम्प का इशू था और क्लम्प को लेकर वो उसकी मरम्मत भी की गई और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जो है वो ट्रेन चलने से पहले एक सर्टिफिकेट भी जारी करता है, उन्होंने वो भी जारी किया। तो वो उसकी शहादत को किस हद तक माना जाएगा? देखिए, उसकी शहादत को तो माना जाएगा, बेहतरीन शहादत है उसकी और बड़ी अच्छी है, लेकिन उस शहादत से पहले इस चीज़ को भी माना जाएगा कि इसको एनओसी किसने जारी किया कि ट्रेन को चलने दिया जाए? ट्रैक को उस डिपार्टमेंट को पूछा जाएगा। उसके बाद क्या मोहतरम जो वहाँ पे ज़िम्मेदारान बैठे हैं हुकूमत से लेकर ब्यूरोक्रेसी में, वो झक मारने के लिए बैठे हुए थे? यासर, मैं आपको ये बिल्कुल आपको एक्सक्लूसिव चीज़ दे रहा हूँ, इस हादसे के बाद एक बड़ी कुर्बानी हो रही है। देख लीजिएगा, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, कोई ये कहे कि मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, कोई ये कहे कि उसे निकाल दिया गया है, कोई कहे कि जनाब फलां बड़े, और ये अहम अफराद पे होगी। मैं आपको ये बिल्कुल मुसद्दक़ा दे रहा हूँ इतला कि अहम अफराद जो है वो अब इस वाक़े की ज़िम्मेदारी किसी अहम फ़र्द पर पड़ेगी। राना साहब, ये कुर्बानी क्या इस निज़ाम की बहाली का बायस बन सकती? कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं बन सकती, 1% नहीं बन सकती। उसकी वजह है ये मसला 2 से 3 या 4 दिन डिस्कस होगा यासर, उसके बाद हो सकता है ये 2 से 3 4 दिन इस मसले को डिस्कस होते साथ ही कोई नया ऐसा मसला आ जाए कि ये मसला बिल्कुल पीछे चला जाए, और फिर जो भी वज़ीर साहब होंगे, जो भी अपोजिशन लीडर होंगे, वो इस नए मसले को लेकर चल पड़ेंगे। भाई मुझे बताएं, इस पर खुदा ना हासा, अल्लाह ना करे इस पर कोई ऐसा शख्स मरता ना जिसका किसी बहुत बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ होता, किसी सियासी शख्सियत से ताल्लुक़ होता, तो आप चीखो पुकार सुनते हैं। इसमें मरने वाले बेचारे गरीब लोग हैं। मुझे बताएं, जिस एक ही घर के जिनके 5 अफराद चले गए हैं, तौबा टेक सिंह, उस ख़ानदान में इस वक्त क़यामत नहीं होगी? क़यामत का समा नहीं होगा वहाँ पे? उनको क्या आप क्या समझते हैं? हादसा है? ये हादसा नहीं है, कत्ल है। मैं ये सख्त अल्फाज कह रहा हूँ कि ये कत्ल है, इसलिए कि भाई हम टिकट लेते हैं, हम पैसे देते हैं, हम पैसे दे के सिक्योरिटी वहाँ पे क्लीनेस होती है कि जनाब आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाया जाएगा। ये टिकट किस चीज़ की ली जाती है? क्या आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाया जाएगा? क्या किसी जगह एक होता है ट्रेन हादसा अचानक हो जाना, एक होता है जब जिसमें खुद ये कहते हैं कि जनाब ट्रैक ख़राब था, ये फला हो गया, तो ख़राब था क्यों ट्रेन चलाई वहाँ पे? इतना अर्सा ट्रेनें बंद रही हैं, रोक देते ट्रेन। अपने पैसे कमाने अजीज़ थे, अपनी दिहाड़ी लगाने अजीज़ थी। जो वहाँ पे हमला बैठा था, क्या वो दिहाड़ी नहीं लगा रहा था? क्या वो सब कुछ नहीं कह रहा था? अगर ये चीज़ें अजीज़ थी तो फिर इन जानों की तो कोई कीमत नहीं। यासर साहब, इस पे बहुत से अहम तरीन ज़िम्मेदारान जो इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं कुछ चीज़ें अभी सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस दफ़ा कुर्बानी छोटी नहीं होगी, कुर्बानी बड़ी होगी। और बड़ी जो कुर्बानी होगी उसके बाद कुर्बानी का फ़ायदा क्या? अगर वो कुर्बानी इस वजारत से होती है, किसी और वजारत में हो जाती है, इस सेक्रेटेरिएट से होती है, किसी और में हो जाती है, तो उसका क्या फ़ायदा हो? मैं तो कह रही हूँ फ़ायदा उसी वक्त होगा जब इस एक इशू पर तमाम अपोजिशन जमातें बैठ जाएँ। जिस तरह अपोजिशन बनी हुई है ना 9 जमातों की, वो बैठ जाए। कौन बैठे? राना साहब, आज बिलावल भुट्टो इस इशू पे बात करते हुए किसी को कागजी लीडर कह दें तो कौन बैठेगा? नारोवाल के कागजी लीडर एहसन इकबाल को कह दिया ना उन्होंने। तो मैंने तो आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जनाब लोग कहते थे कि ये सारे इकट्ठे होंगे, मैंने कहा था कोई इकट्ठे नहीं होंगे, ये सब आप अपनी सियासत करेंगे। आज भी ये सियासत हो गई है ना। तो ये अगर तो इस निज़ाम को दुरुस्त करना है तो फिर इन सब को बैठना पड़ेगा और बैठ कर इसका हल निकालना पड़ेगा। बंद कर दें ट्रेन को कुछ अरसे के लिए, पहले अपना ट्रैक दुरुस्त कर लें, पहले आवाम को उनके तहफ़्फ़ुज़ दे दें, पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि जनाब ये ठीक है। अगर आप आज ये नहीं करेंगे तो मेरे को कुछ नहीं होगा। होगा क्या? मैं आपको बता दूं, सज़ा तो मैंने क्या इस वक्त बड़ी कुर्बानी तो होगी, लेकिन इस निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए फिर आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर बहुत से लोग हैं, पहले तो ये चेक करें ना ज़रा। चले मैं एक और ख़बर दे ही देता हूँ, और ये मैं चैलेंज से ख़बर दे रहा हूँ।
एक जो इंक्वायरी हो रही है उसमें तो ये भी है कि जनाब इस ट्रैक की मरम्मत के लिए कितनी दफ़ा कितने पैसे मंजूर हुए हैं और उन पैसों में जो जो इस ट्रैक की मरम्मत पे लगा है उनमें से 1% भी वहाँ नहीं लगा, तो वो पैसे किस किस के पास गए। ये यासर साहब मैं आपको बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूँ, ये इंक्वायरी रिपोर्ट कल या परसों आपके सामने आ जाएगी, नहीं तो हम अपने प्रोग्राम में इसको ले आएंगे, प्रोग्राम में ला के हम इसे बेनकाब कर देंगे। यानी ट्रैक की मरम्मत के लिए फंड्स जारी हुए, लेकिन कितनी दफा जारी हुए, मैं कह रहा हूं 1 से ज्यादा दफा जारी हुए, वो जारी होकर कहां लगे, कितनी दफा उस पर लगे, पैसे किसके पास गए, ये सारी चीजें हैं। जब आप अफसरों को इस काम पे लगा दें कि जनाब रेलवे की जगह को किस तरह किसी कब्जा माफिया के हवाले करना है, जब अफसरान इस चीज़ पे लग जाए कि किस तरह रेलवे का लोहा बेचना है, किस तरह रेलवे की क्या क्या चीज़ें बेचनी है, किस तरह इस रेलवे को, आपको पता है ना आजकल किसी बंदे को आप सरकार किसी बंदे को किसी ऐसी मुलाजमत पे लगवा दें कि जिस पे मौजे ही मौजे हों, तो पंजाबी में क्या कहते हैं, ये रेलवे लग गया है, याद है ना, यही बात है ना। तो ये रेलवे जो है ना ये मौजों के लिए रखा हुआ है महकमा रेलवे जो है, और इसमें कितने लोगों की जानें जा चुकी हैं। आप देखें ना शेर रशीद के दौर में 90 ट्रेन हादसे होते हैं, आतिशदगी के 9 वाक़यात, आतिशदगी के 9 वाक़यात हैं। सवाती साहब का दौर आया, ये आप देख लें, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के दौर में भी हुए, किस दौर में नहीं हुए। और आज तो मुझे हैरानगी हुई कि कह दिया गया कि ख्वाजा साद रफ़ीक किसके ज़िम्मेदार हैं। भाई 3 साल पहले तो छोड़ के चले गए ना, 3 साल में आपने ज़िम्मेदारी किया ही कुछ नहीं, इसका मतलब 3 साल बेकार गए। रेलवे में कोई ऐसा काम नहीं किया कि साबका हुकूमत के किसी एक चीज़ को दुरुस्त कर सकते। भाई इसकी जिम्मेदारी डालनी है, सबसे पहले अपने आप पे डाले। आप लोग हक में वक्त हैं, हक में वक्त की जिम्मेदारी है, अपोजिशन की जिम्मेदारी है, मसबी जमातों की जिम्मेदारी है, जो हर चीज़ पे सियासत तो करते हैं, इस पे नहीं करते। लेकिन तो सबकी बनती है, लेकिन उस जिम्मेदारी पर पूरा कौन उतरेगा? क्या अपने गिरेबान में कोई झांकने की सलाहियत रखता है या इतनी जरूरत रखता है? जिस दिन ये जरूरत पैदा हो गई वो जाम भी बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बजट के हवाले से जो 4 दिन बाद पेश होने जा रहा है। 11 तारीख को वफाकी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सूबों का हिस्सा भी मुख्तस कर दिया गया है। सिंध ने फिर एतराज़ उठाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पंजाब की निस्बत हमें हक कम दिया जा रहा है, वावेला भी मचाया जा रहा है। हुकूमत ये मौक़िफ़ रखती है कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी जानिब IMF के साथ जो बातचीत चल रही है उस पर अभी डेडलॉक बरकरार है। अब देखना यह है कि बिजली की कीमतें और पेट्रोल की कीमत जिसका मुतालबा IMF की तरफ से किया जा रहा है, क्या हुकूमत वो मानती है? अगर हुकूमत मान लेती है तो फिर नए टैक्सों के हवाले से हुकूमत के जो दावे हैं वो किस हद तक सच साबित होंगे, और अगर नहीं मानती तो फिर IMF के साथ अगली डील किस तरीके से चलेगी? इस पूरे सियासी और माशी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, अब आपके इल्म में है कि अगर गुज़श्ता 2 हफ्तों की कारकर्दगी देखी जाए, जिस तरह के हमें बयानात सुनने को मिले, जिस तरह की खबरें सुनने को मिली, वो स्टॉक एक्सचेंज से मुतल्लिक हों, वो ज़र मुबादला से मुतल्लिक हों, वो महसूलात गेन करने से मुतल्लिक हों, तो तमाम की तमाम बम्पर क्रॉप्स हो जाए, जो सूरत हाल है, जो कारकर्दगी है, वो मुस्बत समत में गामजन है। एक ऐसा वक्त कि जहां पे हमारे वजीर खजाना ये कहते हैं कि बजट तो आ रहा है लेकिन अगले साल हमें मेंटेन रखने के लिए 10% कर्ज मजीद लेना होगा। ऐसी सूरत हाल में आप क्या समझते हैं कि हम कहां पर खड़े हैं और आगे मुश्किलात क्या आएंगी और सहूलियात क्या मिलेंगी? बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अहम भी नुकात भी उठाए हैं, बहुत से अहम सवालात भी उठाए हैं। पहले तो ये जो बयानात आ रहे हैं इनको आप सियासी बयान समझा करें, उनको ज़्यादा अहमियत मेरे ख्याल से देनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सियासत खेल रहे हैं, अपने ही मुल्क के साथ खेल रहे हैं। ये बात देखिए कि अगर आप ये कहते हैं कि हमारे तमाम अशारिये मुस्बत हैं, तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट निकाल लीजिए। वो ये कहते हैं कि 18 में, जो माली साल 18 था, पिछली हुकूमत का आखिरी साल था, उसमें $5 अरब की बैरूनी सरमायाकारी आई थी 1 साल में। इस हुकूमत के 2 साल और 9 महीने में $3 अरब की मजमूई तौर पर आई है बैरूनी सरमायाकारी, यानी $11 अरब का झटका लग गया। फिर अब ये स्टॉक एक्सचेंज ऊपर क्यों जा रहा है उसकी भी वजह मैं आपको बता दूं। जुलाई से मार्च तक बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आया था पोर्टफोलियो यानी स्टॉक एक्सचेंज में, वो 0 था 9 महीने का। अप्रैल के महीने में $2.7 अरब आ गया है, और वो इसमें आप देखेंगे कि चंद हफ्तों में 25, 30, 35% सालाना नहीं बल्कि चंद हफ्तों में इतना मुनाफा कमा के वो बाहर चला जाएगा।
और स्टॉक एक्सचेंज फिर एक झटका खाएगा जैसे चंद महीने पहले खाया था। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ये था कि जब सब आशारिय मुस्बित की आप बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का आप देख लें कि वो ये कहते थे कि जनवरी इस साल हमारा जो अफरात ज़र था वो 5.7% था जनवरी 2021 में। इस वक्त हमें हुकूमत ने खुद कहा है कि ये 10.9 है, यानी महंगाई तो दुगनी हो गई। तो आवाम तो इससे कुचले जा रहे हैं, 22 करोड़ आवाम, तो ये उनके ऊपर एक जालिमाना टैक्स है, ये तो आपका दुगना हो गया। तीसरी बात ये थी कि हमारी बरामदात नहीं बढ़ रही। आप ये देखें कि जब इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था 124 रुपये का $1 था, आज 154 रुपये का है, 30 रुपये कम हो गए। मगर इस दौरान में बड़े पैमाने पर मराद दी, मगर 2018 से अब तक 3 वर्षों में बरामदात में इजाफा जो हुआ है वो सिर्फ $1.6 अरब, यानी बरामदात GDP का तनासुब गिरा है, और ये एक बहुत बड़ी नाकामी है। दूसरी बड़ी नाकामी है वो टैक्सों के सिलसिले में। वो मैं आपको बता दूं कि 2003 में कि में जो था टैक्स वसूली हुई थी, 2008 में उससे दुगनी हो गई थी। 2008 में जो वसूली हुई थी 2013 में दुगनी हो गई थी, और 2013 में जो वसूली थी वो 2018 में हो गई थी। लेकिन अब इस दौर में वो दुगनी होने नहीं जा रही, बल्कि कोई 700 अरब 800 अरब रुपए का शॉर्टफॉल आएगा। डॉक्टर साहब, आपका कहना है कि हुकूमत जो है वो जो दावे कर रही है, जो हुकूमती दावे हैं, जो हुकूमत के मुआशी माहिरीन बैठते हैं, मुआशी इशारे दिए जाते हैं, जो माहिरीन उनके बैठ के बात करते हैं, हर हुकूमत जितने दावेकारी हैं वो सब झूठ है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि स्टेट बैंक की रिपोर्टें और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जो रिपोर्टें इकोनॉमिक सर्वे में है उसके मुकाबले में झूठ बोल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो स्टेट बैंक कह रहा है कि झूठ बोल रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जो इकोनॉमिक सर्वे है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का मुआशियत जो है ये किस तरह आप ठीक हो सकते हैं, किस तरह हम स्टैंड ले सकते हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, बात ये थी कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने जो वसाइल दिए हैं वो बहुत से दुनिया के दूसरे मुल्कों से ज़्यादा हैं। हमारे जो लोग हैं जफाकश मेहनती हैं, वो भी बहुत से दुनिया के दूसरे मुल्कों से ज़्यादा हैं, इसमें कतई कोई शुबा नहीं है। लेकिन हमारा एक टैक्स GDP तनासुब जो है वो वन ऑफ द लोएस्ट है दुनिया में। हमारी जो सरमायाकारी है वो वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। और हमारे जो आपके ये कौमी बचतें हैं जो किसी ज़माने में डोमेस्टिक सेविंग जिन्हें आप कहते हैं, ये 18-19% होती थी, वो अब 4% पे आ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अभी हालिया सूरत हाल पे बात कर लेता हूँ। आज ही की खबर है कि ब्लूमबर्ग की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें पाकिस्तान के इक़दामात को ड्यूरिंग कोविड काबिल सताइश करार दिया गया कि जिस तरह मईशत को बरकरार रखा और ये गिरती मईशत को संभाला दे दिया। अब क्या ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी हम मोनोपोली समझ लें? नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं, जो हमारा मुल्क है, हमारा दर्द होगा, हमें होगा, उनको तो नहीं होगा ना जी। बात यह है कि स्टेट बैंक के गवर्नर ने क्या कहा है वो मैं आपको बता दूं कि जो पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आई है उसमें स्टेट बैंक की पॉलिसियों का दखल है। उन्होंने हुकूमत की पॉलिसी को नहीं क्रेडिट दिया है, मगर उनकी पॉलिसी क्या है वो मैं आपको बता दूँ, और मैं एक एक लफ्ज़ की जिम्मेदारी कबूल करूँगा। ब्लूमबर्ग को तो ज़रूरत नहीं है ना कि वो लोगों की तकलीफ़ देखें। स्टेट बैंक ने ये किया कि मैं फरवरी में चले जाइए, फरवरी 2020 में उस वक्त जो शरह सूद था वो 13.25 था। जून में यानी 3 महीने के अंदर उन्होंने उसको 7% पर ले आए। तो ख़ुद गवर्नर ने कहा कि सारी दुनिया में किसी मुल्क ने शरह सूद में इतनी कमी नहीं की। तो उसकी वजह से जो लोग कर्जे ले रहे हैं उनको फ़ायदा हुआ, कम शरह सूद पर कर्जे लेके मईशत को बढ़ा दिया। लेकिन उसको नुकसान कैसे पूरा किया ये है आम। वही नुकसान इस तरह पूरा किया कि फरवरी 2020 में एक आदमी जिसने बैंक में एक पैसा रखा था 1 लाख रुपया बचत खाते में, उसको एक साल में 11,000 रुपये मिलने थे 1 लाख के ऊपर। स्टेट बैंक ने उसकी शरह गिरा के अब 5,500 दे रहे हैं उसको। हालांकि वो खाते नफ़ा नुकसान में शिरकत पर थे, उसका डिस्काउंट रेट से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ये जो स्टेट बैंक का कदम है कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 500 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया कानून तोड़कर। वो कानून कौन सा तोड़ा वो भी मैं आपको बता दूं, 26A4 बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, 40A बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस, आईने पाकिस्तान की शिक 3। तो अगर आप कानून तोड़कर 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कुचलेंगे और उनसे 500 अरब रुपए घसीट के बोरोअर्स को दे देंगे तो फिर ये तो जो तरक्की तो होगी उनको। लेकिन ब्लूमबर्ग को तो जरूरत नहीं है ना कि आपके कानून कंपेयर करता फिरे। डॉक्टर साहब, नए बजट में जो बजट आ रहा है चंद दिन बाद, उसमें कहा जा रहा है कोई इजाफी टैक्स नहीं लगेगा, और बल्कि टैक्स जो है वो ख़त्म करने की तजवीज़ है कि टैक्स ख़त्म किया जाएगा।
तो अगर टैक्स नहीं लगेंगे या टैक्स ख़त्म कर दिए जाते हैं या शरह कम कर दी जाती है, तो फिर किस तरीके से ये अपने अखराजात जो हैं वो पूरे कर सकेंगे, किस तरीके से आगे चल सकेंगे? देखिए, बात ये 3 चीज़ें हैं। पहले तो ये है कि आप तीनों साल देख लीजिए, जो तरक्याती अखराजात वफाक रखते हैं और जो सूबे रखते हैं उसमें सब कटौती करते हैं, उतना खर्च ही नहीं करते। तो एक तो तरफ ये मिसाल के तौर पर आप सिंध को ले लीजिए या बलूचिस्तान को, वो ये शोर करते हैं कि वफाक ने मुझे पैसे नहीं दिए, शोर करते हैं पब्लिकली। दूसरी तरफ जो पैसे मिलते हैं कम, उसको खर्च नहीं करते, वफाक को अमलन वापस कर देते हैं ताकि बजट खजाना कम कर लो। ये पाकिस्तान में तमाशा चल रहा है। केपी में जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी और सेंटर में जो है नवाज शरीफ की थी, तो वो हुकूमत को ज़रूर क्रिटिसाइज़ करते थे, नवाज शरीफ को, लेकिन उन्होंने भी सूबे में फाजिल बजट दिया और वो खर्च नहीं किए, तरक्याती खर्चात में कटौती की। लेकिन इस बार कुलिया शौकत तरीन साहब कुछ और बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर हम नए टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर जो आमदनी है हुकूमत की वो महसूलात के जरिए पूरी की जाएंगी, जिसका टारगेट 5,500 अरब से ऊपर रख दिया। अब वो ये है कि वो महसूलात किस तरीके से पूरी करेंगे जब टैक्स नहीं आप लगा रहे। तो उनकी उसमें मंतिक ये है कि हम टैक्स नेट में दीगर लोगों को लेके आएंगे जो अभी तक आए नहीं। जब आपने एमएनएसटी स्कीम दी तो उसमें उतने लोग नहीं आए, तो अब क्या फॉर्मूला होगा कि लोग राग़िब हो जाएंगे? देखिए, बात ये थी, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि हम लोग सियासत करते हैं मईशत के अंदर। पहली बात मैं आपको ये बताऊं कि 3 वर्षों में इस हुकूमत ने जो टैक्सों के अहदाफ रखे थे उसमें मजमूई तौर पर 2400 अरब रुपया हदफ से कम वसूल हुआ है। ये ऑफिशियल फिगर मैं आपको बता रहा हूँ, 2400 अरब रुपया। अब आप शौकत तरीन साहब की बात कर रहे हैं तो फिर मैं मजबूरन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हलफ उठाने से चंद हफ्ते पहले उन्होंने एक चैनल पर यह कहा था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, उसकी सिम दुरुस्त नहीं है और उसको ठीक करने में 5 साल लगेंगे। ये उनके अल्फाज रिकॉर्डेड हैं। उसके बाद जिस दिन हलफ उठाया उसके चंद दिन बाद उन्होंने क्या कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने मईशत बहाल कर दी थी, मगर कोविड-19 की वजह से हालत ख़राब हो गई, वरना हमारी मईशत तो ऊपर जा रही थी। ये दोनों रिकॉर्ड पर मौजूद है ना। तो ये बातें तो वो तो एक सियासत कर रहे हैं। अगले साल अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये जो हदफ रख रहे हैं जो भी है 4.8 पहले 5,000, वो हदफ हासिल नहीं होगा, ना वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, अगले बजट में जो कुछ ये रखेंगे तरक्याती अखराजात में कटौती करेंगे। दूसरी चीज़ अहम मैं आपको बता दूं, इस वक्त ये जो भी कर लें, पेट्रोलियम के जो मसनूआत हर 15 दिन के बाद जब रद्द-बदल होता है, वो तो बजट में नहीं होता ना, तो वो 15 दिन के बाद जब वो आना शुरू होगा तो वो भी आपको देना पड़ेगा। और एक और अहम बात मैं आपको बता दूं, IMF ने ये कहा है कि हम जुलाई में, डॉक्टर साहब, जो ग्रोथ रेट का दावा तहरीक इंसाफ की हुकूमत कर रही है, आप क्या समझते हैं, क्या वो भी दुरुस्त है या वो भी गलत है? नहीं, वो जो 3.94 का दावा है वो सही इसलिए है कि मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा ग्रोथ होगी। मैं क्रिटिसाइज करने को बिलीव नहीं करता, मैं रिसर्च पे बिलीव करता हूँ। मेरे हिसाब से अगर वो 3.94 कह रहे हैं तो 4.25 और 4.5 के दरमियान होगी इस साल। लेकिन तो जो अगला हदफ है 4.8 का, क्या वो भी अचीव होता नजर आता है? और इस वक्त ऑपोजिशन ब्लेम कर रही है, उसमें कितनी सदाकत? वो नहीं, अपोजिशन को छोड़े, वो हदफ इसलिए नहीं हासिल होगा कि इस साल आपने 2,000 अरब रुपए का पैकेज दिया है। वो आपने इसलिए दिया कि कोविड-19 की वजह से आपको 1.4 अरब डॉलर जो थे IMF ने एक्स्ट्रा दिए हैं। G20 ने आपसे ये कहा है कि आप अपने कर्जे वापस मत करें, मोहलत मिल गई, तो आपने 2,000 अरब रुपए दिए हैं इस साल। तो वो स्टेट बैंक, वो अगले साल तो आप नहीं दे पाएंगे ना। तो जब मैं कहता हूँ कि 3.94 नहीं बल्कि 4.25 और 4.5 होगा, ये कह रहा हूँ मैं। लेकिन अगले साल 4.8 होना इसलिए मुश्किल है कि वो तो आपने इस्लाहात करके ये नहीं किया है 4-4.25 अरब। आपने, मैंने जैसे आपसे कहा, 500 अरब रुपए आपने 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों के खींचे। और देखिए, आपके ऊपर एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है। कौमी बचत स्कीमें हैं, उसमें बेवाएँ, यतीम वगैरह भी पैसे लगाते हैं, पेंशनर्स भी लगाते हैं। उसकी शरह मुनाफा में इस हुकूमत ने ज़बरदस्त कमी की है पिछले चंद महीने में। वो तो जुल्म किया है ना ये। लेकिन ये अगले साल कैसे होगा? तेल की कीमतें अगले साल बढ़ने वाली हैं, शरह सूद अगले साल बढ़ने वाला है, रुपए की कदर अगले साल गिरने वाली है। तो अगले साल वो हदफ हासिल नहीं होगा, मगर इस साल जो कह रहे हैं उससे ज़्यादा होगा। मैं तो यहाँ आने वाला बजट आप कैसा देख रहे हैं? क्या ये अवाम दोस्त बजट होगा या नहीं? बजट जिस वक्त आएगा तो
तो वो इसमें यही कहेंगे कि हमने आवाम को रिलीफ दिया है, ये आवाम दोस्त बजट है, ये बिजनेस फ्रेंडली बजट है, लेकिन इसके अंदर बहुत से गोशे होते हैं जो ये छुपा लेते हैं, फाइनेंस बिल में आते हैं, तकरीर में नहीं आते, तो दूसरे हाथ से उससे ज़्यादा निकालते हैं जो उन्होंने रिलीफ दिया है। मसलन ये कि मुमकिन है कि तनख्वाहों में डेफिनेटली इजाफा होगा, सूबे भी करेंगे, हुकूमत भी करेगी, लेकिन उसी आदमी से दूसरे हाथ से, उसकी दूसरी जेब से उससे कहीं ज़्यादा रकूम निकाली जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत, एक और जुमला आपको मैं बता दूं, IMF ने ये कहा है कि हम जुलाई में आपके साथ आके रिव्यू करेंगे कि आपने क्या किया है, और जुलाई में वो जो शराइत आयद करेंगे कि जी आपने तो वायदा तोड़ा है हमारे साथ, तो वो फिर एक और मसला खड़ा होने वाला है, ये मुश्किलात हैं वो बढ़ेंगी। हाँ, अगर इमरान खान साहब ने जुलाई में मुश्किलात बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, और इस वक्त एक तरफ सियासी दावे और नारे हैं और दूसरी तरफ मुआशी हकायक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी फैसले वो सही लोगों की जानिब से किए जाएं और अवाम की फलाह बहबूद के लिए किए जाएं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमने मुआशी मंजरनामे पे भी बात की और आज मुल्क में पेश आने वाले अफसोसनाक हादसे पर भी बात की है। आगे चलकर वफाकी असम्बली के जारी इजलास पर भी बात करेंगे कि जिसमें आज जिस तरह की तंज़ो मज़ा हुए, जिस तरह एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाया गया, एक इशू जिस पर सबको मिल बैठना चाहिए था उस इशू पे बात की गई। दूसरी जानिब सिंध की जानिब से वफाक के बारे में जो बातें की जा रही हैं कि वफाक अब सिंध का पानी काट रहा है, मुआशी तौर पर सिंध को काट रहा है, तो वफाक की जिम्मेदारी क्या बनती है कि सिंध के साथ कैसा सलूक किया जाए। इस सब पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध अवैस कादर शाह साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब, आपका ताल्लुक सखर से है और आज अफसोसनाक जो वाकया पेश आया डहरकी के मकाम पर, आप भी उस जगह से वाकिफ़ हैं, उसके मोहल्ले वकू से वाकिफ़ हैं, और जिस तरह की दरख्वास्तें दी जाती रहीं ट्रैक के हवाले से आप उसमें बखूबी वाकिफ़ हैं। आप क्या समझते हैं कि आज जिस तरह इल्ज़ामात लगाए गए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ट्रैक तबाह किए हैं, ये उसी की हमें आज खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये इस तरह के बयानात आज होने चाहिए थे या मिल बैठकर बेहतरी का फैसला किया जाना चाहिए था? वो जो मर गए या जो जख्मी हुए उनके लवाहिकीन की दादरसी की जानी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बड़े अफसोस की बात है। एक तो जो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जब इस बात का पता चला, और पहले ही मैंने अपने सखर के डीसी को कॉल किया, फिर कोटकी के डीसी से बात हुई, वो ऑन द वे पहुंच चुके थे, वो वहाँ पे साइट पे बहुत से हमारे डिस्ट्रिक्ट के अफसरान पहुंच चुके थे, हमारी सखर की एडमिनिस्ट्रेशन भी मूव हो चुकी थी और हॉस्पिटल्स एम्बुलेंस भी रवाना कर दी गई थी। उस वक्त तो सिर्फ हमारी कोशिश ये थी कि सबसे पहले जो जख्मी अंदर हैं उनको सबसे पहले निकाला जाए, किसी तरीके से उनको तिब्बी इमदाद दी जाए, हॉस्पिटल की तरफ रवाना की जाए, और जो डेड बॉडीज हैं उनको भी मॉर्ग की तरफ रवाना किया जाए। अब जिस तरह मतलब सुबह 8-9 बजे के बाद जब हमारे वफाक में बैठे हुए बड़े बड़े जो सियासतदान अपने आप को समझते हैं उनकी आंख खुली, तो उनके अफसोसनाक बयानात आना शुरू हो गए। अब ये कि 3 साल गुजर चुके हैं, शेख रशीद साहब 2.5 साल तक बहुत बड़े बड़े दावे करते रहे, बयानात देते रहे, और उन्होंने परफॉर्म कुछ नहीं किया। उनको परफॉर्म ना करने का तोहफा इंटीरियर मिनिस्ट्री मिल गई। आजम सवाती साहब, जिनको पहले मिनिस्ट्री से हटाया गया था, और किस इल्जाम पे हटाया गया था कि एक आदमी के साथ, उसने मासूम आदमी के साथ जो ज्यादती हुई, वो जो उनकी फसल में कोई भैंस घुसी या कुछ हुआ, उस पर IG भी तब्दील हुआ, DIG भी तब्दील हुआ, बहुत सी चीजें हुई। देखिए, जिन लोगों का माइंड सेट ये है कि वो आम आदमी को आदमी नहीं समझते, उनके डिसीजंस पे आप क्या बात करेंगे, उनकी बातों को हम क्या यहाँ पे बयान करें। बहुत अफसोस की बात है कि एक इतना बड़ा डिपार्टमेंट जो पहले बिल्कुल ठीक चलता था, जी हादसा होते हैं दुनिया में, हर जगह पे होते हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वहाँ पे ये एटीट्यूड नहीं होता। जिस वक्त हमें रेस्क्यू ऑपरेशंस में सबको मिलकर काम करना चाहिए था, उस वक्त इल्जाम तराशी ट्वीट पे शुरू हो गई फवाद चौधरी साहब की कि 1112 जी सिंध गवर्नमेंट का नुकसान, उनका वो कमी है, उन्होंने नहीं बनाया, हमारे पास रेस्क्यू है। ओ भाई, इस वक्त सिंध गवर्नमेंट रेस्क्यू कर रही है। आप ये तो बताएं कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, उसका आपने दिवालिया निकाल दिया, आपके पास फंड्स भी मौजूद हैं, फेडरल गवर्नमेंट आपके पास है, आपके खुद के अफसरान ये कह रहे हैं कि इस सखर रीजन जो है, जो टंडो आदम से रहीमयार खान तक शुरू होती है, उसमें 13 ऐसे मकामात हैं जो उन्होंने पॉइंट आउट किए हैं तो जो बहुत वनरेबल हैं, जहाँ पे हादसा होते रहेंगे,
ऑल द वे ट्रैक जो है उसकी हालत इतनी खराब है कि वो सर्टेन स्पीड से ज्यादा उस पर ट्रेन नहीं चल सकती। बहुत सी उन्होंने निशानदेहियां भी की हुई हैं, उसके बावजूद कोई असर नहीं, कोई रिपेयर मेंटेनेंस नहीं। अवैस कादर शाह साहब, आप क्या समझते हैं कि ये हादसा जो मुसलसल होते जा रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहा, चाहे किसी की हुकूमत हो, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, तरक्की याफ्ता मुल्कों में होते हैं, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्कों में रद्द-ए-अमल चेंज होता है, रद्द-ए-अमल कुछ और होता है। अब ये जो हादसा हुआ है, क्या इस हादसे के बाद आप समझते हैं कि वजीर जो है इस हादसे के, उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए? देखें जी, होता यह है कि वो जब जो जिन बाज़मीर वजीर होते हैं ना, जिनका ज़मीर जिंदा होता है और जो असली सियासतदान होते हैं, वो सबसे पहले ये करते हैं कि रिजाइन देके, ताकि वो इसकी होने वाली इन्वेस्टिगेशन पे असरअंदाज ना हो सके। जो अपने आप को अवामी समझते हैं, जो समझते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है और वो अवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने जो ओथ उठाया है वजारत का, उसकी पासदारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले रिजाइन देके ये कहते हैं कि जी इसकी इम्पार्शियल इलेक्ट बिल्कुल फ्री एंड फेयर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके बाद दूसरी चीजों को देखा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, अब जब ये शुरू होगा, एक कमेटी बना दी गई है, ऑलरेडी आपने सुन लिया होगा, वजीर आजम साहब की तरफ से एक कमेटी बना दी गई है और लॉलीपॉप दे दिया गया है। 30 दिन के बाद या तो इस कमेटी की रिपोर्ट रफा दफा हो जाएगी या गुफ्तन शुदन बर्खास्तन, काम खत्म, कुछ नहीं होगा। बेचारे 50 से ज्यादा लोग शहीद हो गए, 100 से ज्यादा लोग इस वक्त जख्मी हैं, बहुत सौ की हालत अभी तक नाजुक है। अभी 1 घंटा पहले भी मेरी कमिश्नर शक्कर से बात हो रही थी, मैं उनसे यही पूछ रहा था कि क्या पोजीशन है इस वक्त, मुझे जरा अपडेट दे, कहां कहां पे डेड बॉडीज जा चुकी है। हम इस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट के चंद पागल वज़रा सिर्फ इल्जाम तराशियों पे गुजारा कर रहे हैं। आज क्या हुआ, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उठ के एक रिक्वेस्ट की नेशनल असेंबली में कि प्लीज अगर आज का एजेंडा ऑर्डर ऑफ द डे उस साइड पे रख के, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है उस पर अगर हम डिस्कस करें, उस पर बात आज तो ये भी डिस्कस किया गया, आज तो ये भी डिस्कस किया गया कि हादसा हो गया, सिंध हुकूमत तो सोई हुई, ना वजीर आला मुराद अली शाह वहां पर पहुंचे, ना कोई वजीर पहुंचा, किसी को फिक्र ही नहीं है, ये सब वफाकी हुकूमत देख रही है। देखिए, यही तो वफाकी हुकूमत के बेवकूफों की कारस्तानी है। इमरान खान साहब को दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, कोई उसको कुछ नहीं करेगा। उनके जो इर्द गिर्द बैठे हुए वो बहुत है उनके लिए। हमारे MNA मोहम्मद बशखान महर साहब फौरन पहुंच गए, सुहेल सियाल साहब एजुकेशन मिनिस्टर वो फौरन पहुंच गए, हमारे MPA साहिबान वहां पे खड़े थे। अच्छा, वो शाम तक वहां पे खड़े रहे, इसके बावजूद अगर ये लोग ये कह रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट सोच, अच्छा ये बताएं हादसा कितने बजे हुआ और सिंध गवर्नमेंट की जो अमल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कितनी देर में वहां पे पहुंचे, एम्बुलेंसेस कहाँ की गई हैं, कौन से हॉस्पिटल्स में शिफ्ट किया गया है। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, घोटकी की आवाम जो पसगिरदाई से निकले, वहां पे पहुंचे, जिन्होंने हेल्प किया यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन में। दोपहर को जिनको जब देखा कि दोपहर पे दूसरी स्टेशन पे ट्रेन खड़ी है, तो आपने आज सोशल मीडिया को देखा होगा कि खाना पानी पीने का पानी, बच्चों के लिए दूध भी लेके वहां की शहरी पहुंच गए मदद करने। कोई शक नहीं बहस का सबके वहां पे शायद सियासतदान बाद में पहुंचे, सियासी लोग बाद में पहुंचे, लेकिन अवाम ने बड़ी घोटकी की, अवाम ने वहाँ के डड़की के अवाम ने बेइंतहा लोगों ने वहाँ पे लोगों के साथ तावन किया और अब तक कर रहे हैं। आपने अभी एक बात की है कि बाज़ ज़मीर वज़ीर जो होते हैं उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, तो ये रवायत जो है ये पहले दिन से लेकर आज तक किसी एक दौर में, चाहे पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें गुजरी हैं, किसी एक दौर में कोई बाज़ ज़मीर वज़ीर आपको नज़र आया जो ऐसे हादसात के बाद जिसने इस्तीफ़ा दिया हो? देखिए, बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अगर आप कोई 10, 20, 25, 22 साल पहले जफर लगारी साहब मरहूम जब रेलवे मिनिस्टर थे और उनके दौर में एक हादसा हुआ था सांगी में, उन पे सारी उस पर रिपोर्ट भी शाया हुई थी, रिपोर्ट भी पब्लिक हुई थी। वो रिजाइन कर रहे थे, उनको इन्वेस्टिगेशन से साइड कर लिया गया, रिजाइन उनका एक्सेप्ट नहीं हुआ, फिर भी बिल्कुल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन हुई, रिपोर्ट पब्लिक की गई थी। शायद वो पहला वाकया था रेलवे की हिस्ट्री का जिसमें रिपोर्ट को विदिन 30 डेज पब्लिक किया गया था, और जिन अफसरान की गफलत थी, जो रिपेयर और मेंटेनेंस वर्क टाइम पे होना था, जो नहीं हो सका, वो सारी वजूहत उस रिपोर्ट में मौजूद है। पिछले साल, 1.5 साल पहले, कोविड सिनेरियो से पहले, मेरे हल्के में खुद, मैं अपने हल्के में मौजूद था, रात को यही एक रेलवे क्रॉसिंग के करीब ये एक ट्रेन ने बस को कुचल दिया जिसमें 20 से ज्यादा लोग शहीद हो गए थे। मैं खुद आधे घंटे में उस साइट पे जाके पहुंचा था। मैंने रात हम तो ये बात ही नहीं कर रहे, हमें पता है आप पहुंचे, आप मेहनत कर रहे हैं। मैं तो एक मिसाल लेना चाहता हूं कि क्यों नहीं सियासी जमातें अब आज मिलकर ये मिसाल बनाती कि किसी दौर में भी जिसकी वजीर के दौरे में ये बार बार ऐसा हो तो उस पर एक्शन होना चाहिए। देखिए,
कुछ नहीं करते। अब कोई बयान आएगा, जिस तरह मैंने कहा कि एज यूजुअल वजीर आजम साहब एक बयान दे देंगे कि कमेटी बनाई गई है, मैंने नोटिस ले लिया है, और जिस चीज का वजीर आजम नोटिस लेते हैं वो चीज तो मार्केट से ही गुम हो जाती है। ये तो रवायत रही है 3 साल से। तो अब ये कमेटी का क्या होगा, रिपोर्ट का क्या होगा? यही होगा कि 30 दिन चलेंगे, बेचारे हमारे गरीब लोग, हमारी कौम भूल जाएगी इस चीज को, फिर अगले हादसे का ये इंतजार करेंगे। रेलवे वाले लोग खुद, उनके अफसरान कह रहे हैं उनके डीएस के बारे में, खुद उनके जीएम्स कह रहे हैं इस ट्रैक के बारे में, उनकी राइटिंग में रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं। जब इन राइटिंग आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है और उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता तो दैट मीन समझ जाएं कि उसके पीछे क्या है। एक आखिरी सवाल शाह साहब, एक आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि रेलवे निजाम की बहाली किस तरीके से हो सकती है? देखें, अगर सीरियसनेस हो, विजन हो, पॉलिसी बनाई गई हो और कुछ डिलीवर करने की चाह हो दिल में, और ये एक उनकी डायरेक्शन सही हो, तो सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। जो अफसोस के साथ कह रहा हूं कि इनमें से कोई भी चीज इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट के जोकरों में मुझे नजर नहीं आती। यानी ये अनासिर हों तो मामलात बेहतर हो सकते हैं, निजाम की बहाली हो सकती है। तो सोचने की बात यह है कि अब तक ये अनासिर पैदा क्यों ना हो सके, अब तक इनमें रुकावट कौन रहा, ये अवाम को सोचना होगा, हमारे सियासतदानों को सोचना होगा। बहुत शुक्रिया अवैस कादर शाह साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, देख रहे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, क्या पंजाब असम्बली में इन हाउस तब्दीली होगी? अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज मुतहर्रिक हैं, वो फिजिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों को टास्क भी सौंप दिया गया है। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कितने अराकीन का झुकाव होता है, राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, वो मौक़िफ़ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनाती थी, अब उस पर सोच बचार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, तो क्या इस पर अमल दरामद होगा? देखिए यासर, ख़बर तो ये दुरुस्त है कि कोशिश की जा रही है, ख़बर ये दुरुस्त है, लेकिन मैं आपको अगली खबर भी दे दूँ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पंजाब में इन हाउस तब्दीली से मना कर दिया। मैं ये आपको एक बड़ी खबर दे रहा हूँ, और ये आज की उसके बाद की डेवलपमेंट, ये उसके बाद की डेवलपमेंट, कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो किसी सूरत में नहीं चाहते कि इस वक्त में पंजाब में इन हाउस तब्दीली लाई जाए। उसकी वजूहात में बता दूँ। मियाँ साहब से, मियाँ शहबाज शरीफ जो है, मियाँ नवाज शरीफ, वो समझते हैं कि अगर इन हाउस तब्दीली आती है और मुस्लिम लीग नून के पास अगर हुकूमत किसी तरीके से आती है तो फिर मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे काम नहीं करने दिया जाएगा वफाक की तरफ से, और जब मुस्लिम लीग नून को काम नहीं करने दिया जाएगा तो फिर तहरीक इंसाफ जिसकी हुकूमत हम ख़त्म करेंगे वो सियासी शहीद बन जाएंगे, और फिर हमारी यहाँ पे पोजीशन जो बेहतर बनी हुई है वो ख़राब हो जाएगी। एक वजह यह है। दूसरी वजह, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कहा है कि पंजाब में अगर तब्दीली आती है तो फिर तो वज़ीर आला कौन बनेगा? हमजा शहबाज। ना उनके अपने जो नवाज शरीफ के करीब तरीन लोग हैं उनमें से किसी ने नहीं बनना, और हमजा शहबाज को किसी सूरत में भी करीब तरीन नहीं समझा जाता, ना मरियम इस हक़ में। आप गौर करें, मरियम ने चंद दिन पहले कहा कि हम पंजाब में क्यों तब्दीली लाएं, याद है ना आपसे? अच्छा, एक वजह है कि चौधरी निसार साहब ने हलफ उठाया, तभी पंजाब तब्दीली की बातें भी चलनी शुरू हो गई। चौधरी निसार साहब, मैंने उस दिन भी कहा था, चौधरी निसार साहब पंजाब में किसी ओहदे के लिए भी इस टेन्योर में नहीं होंगे। यासर साहब, ये लिख लीजिएगा, चौधरी निसार इस टेन्योर में नहीं होंगे। और दूसरी बात, मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म कर रहा हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ ने पंजाब में तब्दीली के हवाले से मना कर दिया है, और उन्होंने अपने करीबी लोगों को ये पैगाम दे दिया है, और जिसके बाद मियाँ नवाज शरीफ के जो हमायती पंजाब में मुस्लिम लीग नून के MP हैं वो इससे पीछे हट गए हैं। हमजा शहबाज सियासी मैदान में मौजूद हैं, सियासी मैदान में रहेंगे, उनकी ये सारी चहमगोइयाँ होती रहेंगी, लेकिन आप चंद दिन बाद सुन लेंगे बिल्कुल वाज़े कि हम तब्दीली की तरफ नहीं जा रहे, हम कोई अदम एतमाद नहीं ला रहे, हम चाहते हैं कि ये टाइम पूरा करें ताकि ये अपने इंजाम को पहुँचे। ये लफ्ज़ अदा किए जाएंगे। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी इस तब्दीली में इनके साथ नहीं होगी, किसी सूरत में भी। और जो तहरीक इंसाफ के लोग तोड़ने हैं, जिनके जो तरीन ग्रुप या दूसरी तरफ इशारा किया जा रहा है, वो भी कुछ नहीं होगा, अभी नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बजट है, बजट गुजरने दें। जब बजट गुजर जाएगा तो उसके बाद हालात मज़ीद चेंज होंगे। मैं फिर बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ ने बाहर जाना है, शहबाज शरीफ बाहर से होके आएंगे,
2023 के इलेक्शन की तैयारी करेंगे, कोई तब्दीली नहीं आ रही। 2023 के इलेक्शन होंगे, वो इलेक्शन 6 माह पहले हो जाते हैं, 3 माह पहले हो जाते हैं, ये हो जाएगा। अफवाहें गर्दिश करती रहेंगी, उसमें कुछ सदाकत भी होगी लेकिन अमल दरामद नहीं हो सकेगा। ये सियासी गर्मा गर्मी चलाने के लिए खबर ऐसी छोड़ी जाती है या इस तरह के इकदाम किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं राना साहब, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के हवाले से। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदरूनी तौर पर मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से एक ऑडियो कॉल भी मंजर आम पे आई है, नाज़रीन को पहले वो सुनवाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ये बेसिकली मुख्तलिफ इलाकों से हैं, कोई हजीरा से है, कोई मुजफ्फराबाद कोटला से है, कोई किसी और जगह से है। तो ये को 8-10 जो उम्मीदवार असम्बली थे तो ये अरशद दाद के पास गए तो उसने इनकी जो बात है वो सुनने से इनकार कर दिया है। इन लोगों का उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि ये बरादरिज्म करता है, जो टिकट के अहल नहीं थे तो इसने उनको सपोर्ट दे के नए लोगों को पार्टी में ला के टिकट जारी किया है। राना साहब, आपके सोर्स क्या कहते हैं, कौन है ये शख्स और किससे बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? ये इसकी अगली वीडियो में ऑडियो में अगर हम सुना देते तो उसमें जो शख्स ये कह रहा है बार बार, अगर हो सके तो वो कोशिश करें कि उसमें कह रहा है कि जनाब ऊपर से लेकर नीचे तक सब ने पैसे लिए और टिकटें बिकी हैं। और जो शख्स ये बात कहे, हाँ, ये पीटीआई का टिकट होल्डर है, साबका एमएलए है, मौजूदा टिकट होल्डर है, मौजूदा पीटीआई का अहदेदार है लाहौर का और साबका एमएलए है। ये उसकी ऑडियो है जो कहेगा कि जनाब ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे, क्योंकि उसमें इस ऑडियो में गालियां बड़ी निकाली गई हैं, बहुत सी ऐसी बातें की गई जो हम नहीं दिखा सकते, नहीं सुना सकते। अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो है वो पीटीआई के लिए दर्द सर बन गया, मैंने पहले भी कहा था आपको, इसलिए कि अगर वो इलेक्शन पीटीआई हार जाती है, अगर उस इलेक्शन में पीटीआई को शिकस्त हो जाती है, उस तरह सीटें नहीं जीतती जिस तरह मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी अपने दौर में जीत चुके हैं, तो फिर ये पाकिस्तान की सियासत में इसका बड़ा गहरा असर पड़ेगा। आपको पता है यासर, बहुत से हल्के ऐसे हैं जहाँ जिनके जो महाजरीन जो पाकिस्तान में हैं उन वो वोट कास्ट करते हैं। इस वक्त अगर पीटीआई, अगर आप देखें इस वक्त तो पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं, मसलन आप देखें हल्के में आप शुरू हो जाते हैं LA6, यहाँ पे अली शान सोनी को टिकट दिया गया है, चौधरी अब्दुल रज़ाक पीटीआई के हैं, ये इसके मुकाबले में खड़े हो गए हैं और इसका अच्छा खासा वोट है। यहाँ पर नून लीग का उम्मीदवार भी बड़ा तगड़ा है, जिसकी वजह से पीटीआई का उम्मीदवार यहाँ पे हारने के इम्कान ज़्यादा हैं। इसी तरह LA8 कोटली जफर इकबाल मलक को टिकट दिया गया, उनके फैसले के खिलाफ की जमात के बैरिस्टर इसरार अहमद ने बगावत कर दी है पीटीआई में। इसी तरह LA9 नकियाल आसिफ इकबाल को टिकट दिया गया, नईम आरजू और दीगर उम्मीदवारों ने पीटीआई ने बगावत कर दी है। इसी तरह LA15 वस्ती बाग तनवीर इलियास को टिकट दिया गया, उनके मुकाबले में पीटीआई के कुछ लोग हो गए, तनवीर इलियास यहाँ पे मजबूत उम्मीदवार हैं। आगे आप चले जाते हैं, इसी तरह आप बाकी हलकों में चले जाते हैं, कर्नल नसीम मरहूम के बेटे समेत दीगर मामला में LA28 मुजफ्फराबाद चौधरी शहजाद है। बनेगा क्या, क्या वज़ीर आज़म तक ये सारी बातें पहुंच रही? मैं आपको एक बड़ी खबर दे दूँ ना, एक सबूतों के साथ आइंदा 24 घंटों में कुछ चीज़ें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को जा रही हैं, सही, जिसमें कहा जा रहा है कि किन किन उम्मीदवार जिनको टिकट दी गई है उन्होंने किसने कितने कितने पैसे दिए हैं। उसमें 2 वफाकी वज़रा के नाम आ रहे हैं, उसमें तहरीक इंसाफ के एक अहम रहनुमा का नाम आ रहा है, उसमें एक बड़े बिजनेसमैन का नाम आ रहा है, साथ नाम सामने आ रहे हैं, वज़ीर आज़म तक बातें भी पहुंच रही हैं। राना साहब, इस पर मजीद डिटेल से कल पे बात करेंगे, आज हमारे पास वक्त कम है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निकलती है ये देखना होगा। दिलास से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।